नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। दिन भर की कुछ अहम और ख़ास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार की ब्लूप्रिंट तैयार। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी खास जानकारी। बड़ौदा में कोरोना वैक्सीन के वितरण में प्रारंभिक मीटिंग का दौर शुरू। डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल से बीआरजी न्यूज़ ने की खास बातचीत। व्यापार विकास एसोसिएशन की ओर से भीड़भाड़ वाले बाजारों में कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पालन कराने की पहल। लाउडस्पीकर के जरिए दुकानदारों से मास्क और सोशल डिस्टेंस रखने की गई अपील। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत में कोरोना वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने का बयान दिया था, ऐसी बात कही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी इस कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए ज़रूरी योजनाएं बना ली है। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें सबसे पहले कोरोना वॉरियर स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके बाद पुलिस और होमगार्ड के कर्मियों को और बाद में 50 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। सूबे के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज बड़ी जानकारी देते हुए गुजरात में कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इसके बारे में बताया था। गुजरात में सभी नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन दी जाने वाली है, जिसमें प्रथम चरण में मेडिकल कर्मी, दूसरे चरण में पुलिस और होमगार्ड, जबकि बाद में 50 साल से ऊपर की आयु के सिटीजन को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सभी राज्यों को वैक्सीन आने के बाद जो राज्यों को व्यवस्था करनी है, नागरिकों को जब भी वैक्सीन आ जाए तब उनको तुरंत उसका उपयोग करके वैक्सीन देने की व्यवस्था करनी है, वैक्सीन के स्टोरेज की व्यवस्था करनी है, वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है, जिसको वैक्सीन देनी है उसकी पसंदगी करनी है, उस जुट की पसंदगी करनी है, यानी कि पहली प्रायोरिटी में किसको वैक्सीन दी जाए, दूसरी प्रायोरिटी में किसको वैक्सीन दी जाए, उस प्रकार की जो व्यवस्था करनी है वो हमारी गुजरात सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे राज्य में कर रहा है। गुजरात सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने चीफ हमारे जो सेक्रेटरी है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी पूरे राज्य में वैक्सीन देने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, जो भी अनुभवी नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर की ज़रूरत है, जो जगह पसंद करनी है वो करने के लिए, और जिसको वैक्सीन देनी है, पहले जो भारत सरकार ने अभी पहली गाइडलाइन दी है उस हिसाब से जो हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो कोरोना के दर्दियों की सारवार में सीधे लगे हुए हैं, उनको पहली प्रायोरिटी में जो देने की बात हो रही है, उसकी व्यवस्था, उनके नाम, उनके एड्रेस सब हमने कलेक्ट कर ली है। दूसरी प्रायोरिटी में जो पुलिस, होमगार्ड और अलग अलग प्रकार के जो कर्मचारी हैं जो कोरोना की कामगिरी में दूसरे तबक्के से जुड़े हैं, उनको वैक्सीन देनी है, तो उनका पूरा लिस्ट हमने बना दिया है। फिर तीसरा जो पार्ट है कि 50 साल की ऊपर की उम्र के सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं, उनका नाम और उसका एड्रेस, उसकी उम्र वगैरह तैयार करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है। और चौथी जो प्रायोरिटी अभी मार्गदर्शन मिला है कि 50 साल की कम उम्र के हैं लेकिन कोई अलग अलग प्रकार के डिसीज से पीड़ित है, 50 साल की उम्र से कम हो लेकिन किसी को कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या दूसरी कोई सीरियस प्रकार की बीमारी हो, तो ऐसे लोगों का बिल लिस्ट बनाने की तैयारी हमारी गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर महानगरों से लेके
छोटे से छोटे गांव तक पूरे फील्ड में शुरू कर दी है और इस हिसाब से वैक्सीन देने की पूरी तैयारी हमने जो शुरू की है उसमें ये कोल्ड चेन ये बहुत महत्व का उसमें ज़रूरियात वाला रोल रहेगा। तो गुजरात में जो कोल्ड चेन है उसके लिए भी हमारे सभी पीएचसी, सभी सीएचसी, सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और सभी शहरों के बड़े सिविल अस्पताल सभी में जो कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था है वो भी पूरी तरह इस वैक्सीन को रखने के लिए सक्षम है। भारत सरकार की ओर से हमको और भी जो कोल्ड वान भेंट मिल रही है वो भी मिलेगी। अलग अलग प्रकार के डीप फ्रिज जो -15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक का तापमान रखते हैं उसका भी हमको हमारे यहाँ पूर्ति व्यवस्था है और भारत सरकार भी हमको ये दे रही है। तो इस प्रकार सब मिला के जो कोल्ड चेन तैयार करनी है वैक्सीन को रखने के लिए यानी कि उनके स्टोरेज के लिए और जब भी किसको देनी है उसको देने के जगह पर ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो मोबाइल वाहन या अलग अलग प्रकार के हैंडी जो रेफ्रिजरेटर चाहिए वो भी हमारे पास तैयार है। और गुजरात में करीबन हमने जो टीम तैयार की है उसमें मैं आपको बताऊं कि कुल हमारे 15,534 टीम हमने जो बनाई है जो वैक्सीनेटर टीम बोली जाएगी। इस वैक्सीनेटर टीम में 5 से 6 कर्मचारी होंगे जो तय की जगह पर जाएंगे और वहाँ जिसको वैक्सीन देनी है उस व्यक्ति को हम गुजरात सरकार की ओर से SMS कर देंगे कि आपको इस जगह पर इस दिन इस टाइम पर वैक्सीन लेने के लिए आना है। तो SMS के हिसाब से जो व्यक्ति है जिसको वैक्सीन देने की है वो वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ हम उसको वैक्सीन देंगे। और गुजरात में करीबन 48,000 वैक्सीन बूथ हमने सिलेक्ट कर दिए, उसकी जगह तय कर दी है कि एक 48,000 जगह पर वैक्सीन दी जाएगी और ये वैक्सीनेटर की टीम वहाँ उपस्थित रहेगी और जिसको वैक्सीन लेने की होगी उसका समय तारीख हम पहले से उसको SMS करके उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय पर वैक्सीन लेने के लिए आपको आना है। तो इस प्रकार का पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, कोल्ड चेन व्यवस्था, स्टोरेज व्यवस्था और वैक्सीनेटर टीम पसंद करना और लाभार्थियों को पसंद करना, उनके नाम पसंद करना, ये सब व्यवस्था गुजरात सरकार में हम कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव की वैक्सीन को लेकर पूरे देश समेत राज्य और बड़ौदा शहर में चर्चाएं तेज हो गई है। बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव की वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इसके बारे में प्राथमिक चर्चाएं और मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। तब आज डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल से इस बारे में जानकारी लेने BRG न्यूज़ ने खास बातचीत की। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में जहां पॉजिटिव मामले घट रहे हैं, वहीं अच्छी खबर ये भी आई है कि अब जल्द कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। तब राज्य में वैक्सीन के वितरण की तैयारियों की रूपरेखा पर काम शुरू हो गया है। बड़ौदा शहर में नागरिकों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर प्राथमिक मीटिंग का दौर भी शुरू हुआ है। पालिका के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने BRG न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि बड़ौदा में सबसे पहले कोरोना वॉरियर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वहीं बड़ौदा के हर एक नागरिक तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से ही मुमकिन होगा। आइए आपको सुनाते हैं कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या खास जानकारी दी। बहुत सारा समाचार है वडोदरा शहर ने समग्र भारत देश माटे। माननीय CM साहेबे पण बात करी थी अने माननीय वडाप्रधानश्रीए पण जाહેરાત કરી છે કે ગુજરાત અને વડોદરા શહેરના નાગરિકો માટે પણ કોરોના વેક્સિન ખૂબ જ ઝડપથી ઉપલબ્ધ થશે। હવે એક્ઝેક્ટ કયા સમયે આ વેક્સિન વડોદરા શહેરને મળશે એ એક્ઝેક્ટ કાંઈ તારીખ અને સમય આપણને મળ્યા નથી, પણ જે પ્રકારે તૈયારીઓ તંત્ર દ્વારા ચાલી રહી છે એ પ્રમાણે લાગે છે કે ખૂબ જ ઝડપથી આપણને કોરોના વેક્સિન મળી જશે।
હવે જે પ્રાથમિક અત્યારે મિટિંગનો દોર ચાલ્યા છે અને ચર્ચાઓ થઈ છે એ પ્રમાણે એ બિલકુલ સ્પષ્ટ છે કે સમગ્ર વડોદરા શહેરના લોકોને એકસાથે વેક્સિન આપી શકાય એટલો જથ્થો એકસાથે ઉપલબ્ધ ના થઈ શકે. જે જથ્થો મળશે એ લોટમાં આવે. તો જ્યારે લોટમાં આ જથ્થો આવતો હોય ત્યારે સરકાર દ્વારા બિલકુલ એ નક્કી કરવામાં આવે કે પ્રથમ જ્યારે લોટ કોરોના વેક્સિનનો પૂરો પાડવામાં આવે ત્યારે તો એ વેક્સિન કોને આપવી. તો એના માટે પ્રાથમિક રીતે એવું નક્કી થયું છે કે વડોદરા શહેરના કોરોના ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ જે પણ છે એ લોકોને સૌપ્રથમ આ વેક્સિન આપવામાં આવશે. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक आज आयोजित हुई थी. वाइस चांसलर परिमल व्यास की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े 34 मुद्दों पर चर्चा की गई. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक का आयोजन आज किया गया था, जिसमें वाइस चांसलर परिमल व्यास की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी से जुड़े भिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. करीबन 34 मुद्दों को आज एजेंडा में रखा गया था. पादरा के M.K. अमीन परिवार की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी को सहायता राशि दी गई होने की भी जानकारी मिल रही है. वहीं MSU के पूर्व छात्र जो अमेरिका में फ़िलहाल कार्यरत है, उनकी ओर से 2020 के नाम पर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिसका प्रारंभ आज सिंडिकेट बैठक में किया गया था. आज की बैठक के बारे में सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार ने ज़्यादा जानकारी दी थी. મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલયની સિન્ડિકેટ એ મહિને એકવાર મળતી હોય છે. એના વહીવટી મુદ્દાઓ માટે જ નિયમિત રીતે મળતી હોય છે. દિવાળી વેકેશનના કારણે એ સમયે મિટિંગ ન થતાં એ અત્યારે થઈ રહી છે. એટલે આજે વધારે મુદ્દાઓ નથી, 34 મુદ્દાઓ જ છે. એમાંથી મોટાભાગના મુદ્દાઓ એ વહીવટી મુદ્દાઓ છે. મુખ્યત્વે બે મુદ્દાઓ જે ઉલ્લેખ કરવા જેવા મુદ્દાઓ છે એમાં પાદરાનું M.K. અમીન કોલેજ જેમના નામ પર છે એ પરિવાર તરફથી આપણને એક ફરી સુંદર ડોનેશન મળી રહ્યું છે. કોઈ એક દાતા એકની એક સંસ્થામાં બીજી વાર જ્યારે દાન આપે ત્યારે હું એવું સમજું છું કે એ આ યુનિવર્સિટી માટે, સંસ્થા માટે ગૌરવની ઘડી કહેવાય કે એમનો વિશ્વાસ આ સંસ્થામાં હજુ અતૂટ છે અને એટલે ફરી એની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. એનાથી મોટા સમાચાર, એ ગૌરવના સમાચાર એવા છે કે મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભણી અને અમેરિકાના વિભિન્ન ખૂણે સેટ થયેલા થોડા મિત્રોએ એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે અને એ ગ્રુપ દ્વારા MSU વિઝન 2020 આ નામથી તેઓ પોતાના તરફથી એક મોટું ડોનેશન આપવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં સ્ટુડન્ટ્સનું મેન્ટરિંગ પણ થશે, સ્ટુડન્ટ્સને જુદા પ્રકારની સ્કોલરશિપ પણ આપવામાં આવશે અને યુનિવર્સિટીની આપણી ઓફિસ ઓફ એલ્યુમનાઈ એન્ડ ડોનર્સ અફેર્સ એ જે ઓફિસ છે એ ઓફિસના માધ્યમથી આખો પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ રહ્યો છે. માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર પરિમલ વ્યાસજીના માર્ગદર્શનમાં આજે એ એજન્ડા પાસ થયા પછી 11 તારીખે એનું ઓફિશિયલ લોન્ચિંગ પણ થવાનું છે અને એ દિવસે મીડિયાના સૌ મિત્રો માટે અમે ડોનર્સની સાથે લાઈવ કમ્યુનિકેશન એમનું થઈ શકે, કન્વર્ઝેશન થઈ શકે એવો પણ પ્રયાસ કરવાના છીએ. बड़ौदा शहर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कोरोना संक्रमण के केस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है. तब एक बार फिर संक्रमण के केस ज़्यादा ना बढ़े, उस हेतु से व्यापार विकास एसोसिएशन ने मंगल बाज़ार और नवा बाज़ार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक नई पहल की थी. लाउड स्पीकर के ज़रिए व्यापार विकास एसोसिएशन के सदस्यों ने दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देने की अपील की. बड़ौदा व्यापार विकास एसोसिएशन के सदस्यों ने व्यापारियों में कोरोना से बचाव पे जागरूकता फैलाने आज अनोखा तरीका अपनाया, जहां एसोसिएशन के सदस्य लाउड स्पीकर के ज़रिए मंगल बाज़ार और नवा बाज़ार में निकले और दुकानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत दी. કસ્ટમરને સમજાવે કે માસ્ક બહુ જ આપણે બધા બચીએ. મહેરબાની કરીને દરેક વેપારીઓને વિનંતી છે કે માસ્કનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ રાખજો અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સંઘર્ષમાં ફક્ત તમારા માટે ઉતર્યા છે. તમારે માસ્કનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવો પડશે. मंगल बाज़ार और नवा बाज़ार की तंग गलियों में ज़्यादा भीड़ होती है, तब व्यापारियों को सावधानी रखने और उनकी दुकान पर आते ग्राहकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार आगाह करवाने लगातार अपील की जा रही है. ન મારવું હોય, ફાઇન ન ભરવો હોય
તો તમે અમારી વિનંતી સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશનની વિનંતી માનો. બધા જ માસ્ક પહેરી વેપારીઓને નમ્ર વિનંતી, અમે લોકો સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશનમાં તમારા માટે જ બહાર નીકળ્યા છે. કારણ કે જો તમે આ ધ્યાન નથી પહેરે, નાકની નીચે પણ નહીં, પૂરો માસ્ક પહેરે, ડિસ્ટન્સ સાચવે. કારણ કે વાઘ બહુ વધી ગયો છે, દરરોજના કેસ ખૂબ વધે છે અને લોકો દરરોજના ખૂબ इन दिनों जब कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट आई है, तब फिर से संक्रमण में बढ़ोतरी न हो, उस हेतु से भीड़भाड़ वाली जगहों पर ज़रूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी. तब व्यापार विकास एसोसिएशन की ओर से आज एक नई पहल देखने को मिली. અમે લોકો આજે માઇક લઈને પ્રથમવાર નીકળ્યા છે, પણ ગયા સોમવારથી અમારા વેપાર વિકાસ એસોસિએશનની એક ટીમ આખા વડોદરામાં જે સિટી એરિયા છે ત્યાં અમે સ્કૂટર પર નીકળીને વેપારીઓને સમજાવીએ છીએ. ખાસ દરેક વેપારીઓને તમારા માધ્યમથી વિનંતી કે માસ્કને પૂરેપૂરો ઉપયોગ રાખજો, નાકની ઉપર માસ્ક પહેરજો. સરકારનો કાયદો છે, જે નિયમ બનાવેલો છે, જે નોટિફિકેશન બનાવેલું છે, એનું આપણે પૂરેપૂરું પાલન કરવાનું. હા, તમને કોઈ ખોટી કનડગત થાય તો સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશન સતત તમારી જોડે છે, પણ વડોદરાની પ્રજાએ પણ સંભાળવાનું છે. મંગલ બજાર અને નવા બજાર ખૂબ ગીચ એરિયા છે, માંડવી એરિયા ખૂબ ગીચ એરિયા છે. માટે મહેરબાની કરીને તમે સવારે અને બપોરે ખરીદી કરવા આવો અને ટોળામાં ના આવો. અમારો વેપાર પણ થાય અને આપણા બધાનું સ્વાસ્થ્ય પણ સચવાય, એ જોવાનું બહુ જરૂરી છે. આ બધું કમ્પલસરી નથી. હજુ આપણે પહેલાં બીજા ધોરણમાં ભણતા હોય એ રીતના અમે બધા વિદ્યાર્થીઓ છે. જેમ જેમ લોકોને સમજ પડે છે, અવેરનેસ આવે છે, એમ અમે લોકો લોકોને જાગૃત કરતા જઈએ છીએ. માટે ફરિયાદો તો એવી આવે છે કે 1000 રૂપિયાના જે દંડ લીધા, અમે આવી રીતના માસ્ક નહોતું પહેર્યું, પણ હવે એ બધી ગેરવ્યાજબી વાતો છે. જે વેપારીઓ માસ્ક ના પહેર્યું એને પેનલ્ટી થાય છે. હા, કોઈ ખોટી કનડગત સરકારી અધિકારી કે પોલીસવાળા કરતા હશે તો અમને જરૂરથી જાણ કરશો, તો અમે ઉચ્ચ અધિકારીને અમે ઇન્ફોર્મ કરીશું. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज़. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. तब बड़ौदा शहर में एकता ग्रामीण प्रजा विचार मंच की ओर से गांधीनगर गृह पे एक दिवसीय प्रतीक उपवास किए गए थे. बड़ौदा जिला एकता ग्रामीण प्रजा विचार मंच ने आज गांधीनगर गृह पे एक दिवसीय प्रतीक उपवास किए थे. बीते कई दिनों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान रास्तों पर बैठे हुए हैं. तब गुजरात के और बड़ौदा के किसान भी कृषि आंदोलन के समर्थन में होने की बात आज एकता ग्रामीण प्रजा विचार मंच की ओर से कही गई थी. प्रतीक उपवास के जरिए प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई. आपको बता दें, अगर किसानों के प्रश्नों का हल आज नहीं आता है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किसान समूहों की ओर से दिया गया है. तब आज बड़ौदा जिला के किसान भी कृषि कानूनों के विरोध में प्रतीक उपवास पर बैठे थे. और लड़ाई बाकी है, अभी तो ये अंगड़ाई है. દેશના કિસાન આગેવાનોએ 5મી તારીખે સમગ્ર દેશની અંદર વડાપ્રધાનનું, મુખ્યમંત્રીનું અને જે કૃષિ મંત્રીનું પૂતળું બાળવાનો કાર્યક્રમ આપેલો, એ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમના ભાગરૂપે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર વડાપ્રધાનને અમે ધ્યાન દોરીએ છીએ કે ગુજરાતના ખેડૂતો પણ પંજાબના ખેડૂતો સાથે છે
અને અમે આજે પૂતળા દહનના બદલે એક દિવસ પ્રતિક ઉપવાસ કરી રાષ્ટ્રીય કિસાન કાર્યક્રમ જે છે એને અમે સપોર્ટ ડિક્લેર કરીએ છીએ અને કેન્દ્ર સરકારને કહીએ છીએ કે જેમ બને તેમ ખેડૂત વિરોધી જે 3 કાયદા ઘડ્યા છે એને તાત્કાલિક પરત ખેંચવામાં આવે અને WTOને વધારે પડતું ધ્યાન આપી અને જો તમામ સબસિડી પરત ખેંચશો તો આ 70% ખેડૂતો તમારી વિરુદ્ધ જશે અને આવનારા સમયની અંદર એનો પડઘો પડતા વાર નહીં લાગે। बड़ौदा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आज आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ौदा शहर के 23 कामों पर चर्चा की गई, जिसमें पानी आपूर्ति, ड्रेनेज और रोड रास्तों के काम पर चर्चा हुई, जिनमें से 22 कामों को सर्वसम्मति से पास किया गया, जबकि एक काम को स्थगित रखा गया है। आज बड़ौदा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक हुई थी, जिसमें बड़ौदा के 23 कामों पर चर्चा की गई, जिनमें पानी आपूर्ति, रोड, बरसाती ड्रेनेज समेत के कई करोड़ के कामों पर ज़रूरी विचार विमर्श किया गया था। 23 कामों में से 22 कामों को आज मंजूरी दी गई, जबकि दक्षिण जोन में नई ड्रेनेज लाइन के काम को 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। आज आयोजित हुई स्थायी समिति की बैठक के बारे में स्थायी समिति चेयरमैन सतीश पटेल ने जानकारी दी थी। आज वडोदरा कॉर्पोरेशन स्थायी समिति ने हमारी बैठक मળી હતી। એમાં ટોટલ 23 કામો હતા, એમાંથી એક મુલતવી રાખ્યું છે, 22 કામો સર્વાનુમતે મંજૂર કરેલા છે। વર્ષના અમારી ટર્મ પૂરી થતાં પહેલાં જેટલા વિકાસના કામો છે એ વિકાસના કામો પ્રજાલક્ષી પૂર્ણ થાય, પ્રજાને એનો લાભ મળે। મુખ્યત્વે ગટર છે, પાણી છે, રોડ રસ્તા છે અને અમે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને શહેરની અંદર જે બ્યુટિફિકેશનના પણ કામો છે એવા વિવિધ કામો આજની સ્ટેન્ડિંગની અંદર રજૂ થયેલા એ અમે સર્વાનુમતે મંજૂર કર્યા છે। शहर के आजवा रोड पर आए एकता नगर के निवासी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। पालिका की ओर से एकता नगर को तोड़े जाने की नोटिस जारी की गई है, जिसको लेकर आज एकता नगर के निवासी वैकल्पिक निवास की सुविधा दी जाए, ऐसी मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शहर के आजवा रोड पर आए एकता नगर के आवासों को तोड़ने की नोटिस जारी हुई है। तब आज एकता नगर के निवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनके आवास तोड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक जगह की मांग की थी। क्यों आए? एक्चुअली हम लोग को कुछ समय पहले नोटिस मिला है, एकता नगर आजवा रोड से आए हम लोग यहाँ पे। हम लोग को नोटिस मिला है कि हमारे घर टूटने वाले हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, इस कोरोना के महामारी में और इस लॉकडाउन के महामारी में हम इतने बड़ी पब्लिक यहाँ जाएगी कहाँ? ठीक है, तो हम लोग को ये चाहिए, इतने सारे बाल बच्चे हैं, लोगों के मजदूरी करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, तो वो इंसान कहाँ जाएंगे? आज से करीब 2009 में भी तोड़ने के लिए आई थी, तो कौन सा बड़ा मतलब काम कर दिया उन लोगों ने। तो हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, कल के दिन इतनी बड़ी पब्लिक रोड पर जाएगी, आज उसका कोई भी हमको मतलब कुछ मिल नहीं रहा है। हमको घर चाहिए बोल रहे हैं, उस बारे में हम लोग ने बहुत सारा मतलब किया, लेकिन हमको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम यही कोशिश में यहाँ पे आए कि हमें घर मिल जाए, घर के बदले घर मिल जाए। आज हम लोग मतलब इस तरीके से रोड पे अकेले औरत, इतने लेडीज, जनता सब जाएंगे कहाँ पे? बीते 35 सालों से रहते 250 परिवारों को अपना घर खोने की स्थिति आई है। वहीं कोरोना काल में जहां वो अपनी रोजी रोटी के लिए लगातार जूझ रहे हैं, तब उनके निवास के लिए ज़रूरी व्यवस्था करने की मांग निवासियों ने जिला कलेक्टर से की थी। આજવા નગર પર આવેલો એકતા નગર વસાહત કે જે છેલ્લા 35 વર્ષથી ત્યાં લોકો વસવાટ કરી રહ્યા છે। સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આખા વિશ્વમાં કોરોનાની મહામારી ચાલી છે। એ સમય દરમિયાન ગઈકાલે આ શાસન પક્ષના 5 વર્ષ પૂરા થયા। આ 5 વર્ષ દરમિયાન વડોદરા શહેરની ઘણી બધી વસાહતો તોડવામાં આવી। આજ દિન સુધી કોઈપણ વસાહતોને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી નથી। એવી જ રીતે એક હજી વસાહત એ એકતા નગર વસાહતના 250 મકાનો તોડવા માટેની ટૂંક જ દિવસની મુદ્દતની નોટિસ સરકારે પાઠવી દીધી છે। પાછલા વર્ષોમાં તૂટેલી નોટિસો જે ઘરો તૂટ્યા છે એમને આજ દિન સુધી વસાહત ના મળ્યા હોય તો શું જવાબદારી કે આ ફરી વખત તૂટે ને એમને જલ્દથી જલ્દ વસાહત મળે।
તમામ ત્યાંના રહેવાસીઓને મનમાં એક જ ડર છે કે એમના સરથી એવા સમયે છત છીનવાઈ રહી છે જે સમયે એમને 2 સમયનું ખાવાનું જમવા માટેની બી એક મહેનત કરવી પડે છે. ત્યારે કલેક્ટર ઓફિસે અમે એક નાની ડિમાન્ડ લઈને આવ્યા છે કે જો તમે કોઈ પણ પ્રકારના વિકાસલક્ષી કામો માટે એ જગ્યા લેવા માંગતા હોય, ત્યાંની વસાહતો તોડવા માંગતા હોય તો અમે સરકારની જોડે છે. અમને સરકારના કોઈ પણ કામોમાં અડચણ નથી બનવું, પણ સૌપ્રથમ ત્યાંના 250 રહેવાસીઓને કોઈ પ્રાથમિક સુવિધા રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપે. એ વ્યવસ્થા કર્યા પછી ત્યાંના મકાનો તોડે, ત્યાં બિલ્ડિંગ બનાવે કે રોડ બનાવે, એ તમામ કાર્યમાં પ્રજા એમની સાથે રહેશે. एजीएसयू ग्रुप की ओर से आज एमकॉम फैकल्टी के एडमिनिस्ट्रेटर को आवेदन दिया गया, जिसमें एमकॉम के पहले ईयर में प्रवेश प्राप्त 30% छात्रों को अभी तक फीस भुगतान के निर्देश जारी नहीं हुए हैं. तब फीस भुगतान की अवधि को बढ़ाया जाए, ऐसी मांग एजीएसयू ग्रुप की ओर से की गई. एजीएसयू ग्रुप की ओर से आज एमकॉम फैकल्टी के कोऑर्डिनेटर को आवेदन दिया गया था, जिसमें एमकॉम के पहले साल में प्रवेश लेने वाले 30% छात्रों को अभी तक फीस भुगतान की जानकारी नहीं मिली है, जबकि 7 दिसंबर को फीस भुगतान की आखिरी अवधि फैकल्टी ने रखी है. तब इस अवधि को 10 दिसंबर तक बढ़ाया जाए, ऐसी अपील एजीएसयू ग्रुप की ओर से की गई थी, जिसे फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने मान्य रखा है. वहीं एमकॉम स्पेशलाइजेशन में प्रवेश चाहते छात्रों के लिए भी 7 दिसंबर के बाद एक बार फिर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है. આજ રોજ ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન એજીએસયુ તથા હું પંકજ જયસ્વાલ મારા દ્વારા કોમર્સ ફેકલ્ટીની એમકોમ બિલ્ડિંગ ખાતે એમકોમ બિલ્ડિંગના કોર્ડિનેટર સાવિત્રી ચેલાની મેડમને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી કે વર્તમાનના સમયમાં એમકોમ ફર્સ્ટ યરના જે એડમિશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે, જેની અંદર સ્પેશિયલાઇઝેશનનું એડમિશનમાં જે બી વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળી ગયું છે, મેરિટ લિસ્ટમાં નામ આવી ગયું છે, એમાંથી લગભગ 70% જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ફીસ પેમેન્ટનો મેસેજ મોકલવામાં આવ્યો છે અને 30% જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રહી ગયા છે. તો આવનારી 7 ડિસેમ્બર ફીસ પેમેન્ટની છેલ્લી તારીખ છે. તો અમારી માંગ છે કે 7 ડિસેમ્બરની તારીખને લંબાવવામાં આવે અને સાથે સાથે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ફીસ કન્ફર્મેશનનો મેસેજ મોકલવામાં આવે. તો સાવિત્રી ચેલાની જે મેડમ છે એમના દ્વારા અમને જાણવામાં આવ્યું છે કે ફીસ પેમેન્ટની તારીખ 10 ડિસેમ્બર સુધી કરવામાં આવી છે. હું આપ તકે દરેક વિદ્યાર્થી મીડિયા મિત્રોને જાણ કરું છું કે એમકોમ ફર્સ્ટ યરમાં જે બી વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લીધું છે તો એ લોકોની ફીસ પેમેન્ટની તારીખ 10 ડિસેમ્બર થઈ ગઈ છે. સાથે સાથે જે બી વિદ્યાર્થીઓને સ્પેશિયલાઇઝેશનની અંદર એડમિશન ના મળ્યું હોય તેવા બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે પીજી ડિપ્લોમાનું જે કોર્સ હોય છે એનું ફોર્મ પાછું રીઓપન કરવામાં આવે એવી અમારી રજૂઆત હતી. એ બી રજૂઆત સાંભળવામાં આવી છે અને એ રજૂઆત ધ્યાનમાં લઈને મેડમે કીધું છે કે 7 ડિસેમ્બર પછી પીજી ડિપ્લોમાનું ફોર્મ ઓપન કરવામાં આવશે. એની સાથે સાથે જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ નું નામ આવ્યું છે એમકોમ સ્પેશિયલાઇઝેશન મેરિટ લિસ્ટની અંદર, એમાંથી લગભગ કેટલાક બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા બી હોય છે કે જે લોકો એડમિશન પાછું ખેંચે છે. તો એની જગ્યાએ જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ ક્ષમતા ધરાવતા હોય ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે એ લોકોનું એડમિશન આપવામાં આવે. અને આ ત્રણેય રજૂઆત અમારી સાંભળીને મેડમે માની છે અને આના ઉપર અમલ કરવાનું બી કીધું છે. कोरोना वैक्सीन की उपलब्धि की खबरें तेज हो गई है. तब कोरोना वैक्सीन को ज़रूरी तापमान में रखने के लिए जिन रेफ्रिजरेटरों का उपयोग होगा उसे भी लाया जा चुका है. बड़ौदा में मुंबई से आज 25 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर अभी आ पहुंचे हैं, जिन्हें वैक्सीन इंस्टीट्यूट में रखा गया है. जिनमें से बड़े आइसलाइन रेफ्रिजरेटर 225 लीटर के हैं, जबकि छोटे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर 99 लीटर के बताए जा रहे हैं. ये सभी रेफ्रिजरेटर वैक्सीन के लिए ज़रूरी तापमान के अनुरूप बनाए गए हैं. एक जानकारी के मुताबिक बड़ौदा रीजन के 7 ज़िलों के लिए इन रेफ्रिजरेटरों को मंगवाया गया है, जिसका पहला जत्था बड़ौदा पहुंचा है. अब आने वाले दिनों में डीप फ्रीज़र समेत के साधनों को मंगवाया जा रहा है, जिनमें कोरोना वैक्सीन को रखने की ज़रूरी प्रक्रिया की जाएगी जब तक वैक्सीन का उपयोग नहीं हो जाता. तो अब वैक्सीन भी जल्द उपलब्ध होने के आसार बन रहे हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां अपने अंतिम चरम पे है और कोरोना वैक्सीन को ज़रूरी तापमान में रखने के रेफ्रिजरेटर का पहला जत्था बड़ौदा आ पहुंचा है. બોમ્બેથી ગોદરેજ કંપનીમાંથી આવેલા છે ફ્રીજ અને એની ક્ષમતા છે મોટાની છે 225 લીટરની છે અને નાના છે 99 લીટરના
આઈસલાઇન રેફ્રિજરેટર છે. આ વેક્સિનને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરશે. કામ લાગે એવા જ છે અને જે પ્રમાણે ગાઈડલાઇન સરકારમાંથી આવશે એ પ્રમાણે જ આમાં વેક્સિન મૂકી અને પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવશે. એને અત્યારે જે 25 નંગ આવ્યા છે એ વડોદરા રિજિયનના 7 જિલ્લા છે તેમાં સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે. ના, આ લાંબો સમય સુધી વેક્સિનને જાળવવાની કેપેસિટીવાળા છે, ક્ષમતા એની સારી છે. આ ડીફ્રીજ નહીં, આઈસલાઇન રેફ્રિજરેટર આવેલા છે. ડીફ્રીજ તો બાદમાં આવશે, તૈયારી છે એ પણ આવવાનું, એનો પણ રિપોર્ટિંગ થઈ ગયું છે એટલે ટૂંક સમયમાં આવી જશે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नज़र आज की खास खबरों पे। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार की ब्लूप्रिंट तैयार। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी खास जानकारी। बड़ौदा में कोरोना वैक्सीन के वितरण में प्रारंभिक मीटिंग का दौर शुरू। डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल से BRG न्यूज ने की खास बातचीत। व्यापार विकास एसोसिएशन की ओर से भीड़भाड़ वाले बाजारों में कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पालन कराने की पहल। लाउडस्पीकर के जरिए दुकानदारों से मास्क और सोशल डिस्टेंस रखने की गई अपील। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।